Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. And today we are discuss about the Workmen Compensation Act 1923 because ये एक सीरीज हमारी चली रही है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं. तो आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ तो वो है इस एक्ट का सेक्शन 14 टू सेक्शन 17, एक्चुअली सेक्शन 14, 14A, 16 and 17. Insolvency of employer, compensation to be first charge on assets transferred by employer, return as to compensation and contracting out. ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये होता. सो फर्स्ट है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन 14. मुझे लगता है आप सब इंसॉल्वेंसी का मतलब तो समझते ही होंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दिवालिया होना, या फिर वो कंडीशन जिसमें जो हमारा एम्प्लॉयर है वो बैंकरप्ट हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कंपनी डूब रही है. ऐसी कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है वो हमें बताना है कंपनसेशन एक्ट में. क्योंकि अगर एम्प्लॉयर का अगर बिजनेस डूब रहा है तो उस केस में क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसको उसे कंपनसेशन देना है, क्या वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है. ठीक है ना. तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होता है. तो कंपनसेशन एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि इन केस कभी अगर एम्प्लॉयर की इंसॉल्वेंसी हो भी जाती है ना, अगर इंसॉल्वेंसी हो भी जाएगी तो उस केस में क्या होता है कि इसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है इंश्योरर के साथ में, है ना. एम्प्लॉयर ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है इंश्योरर के साथ में, जिसमें इसने इंश्योरर को हर साल ये प्रीमियम पे करता है अपने हर एम्प्लॉयज के लिए, अपने हर वर्कर के लिए. तो जो इंश्योरर है उसके पास पैसा पहुंच रहा है, इसलिए अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एम्प्लॉयर आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसका बिजनेस अगर डूब भी रहा है, तो उस केस में जो उसका इंश्योरर है, जिसको उसने पैसा दिया हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ उसने टाई अप किया हुआ है, वो कंपनी जो होती है उसके पास राइट होता है कि वो कंपनसेशन का पैसा जो है वो दे देती है उस एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन क्लेम करता है. ठीक है. तो दैट मीन्स कि किसी भी एम्प्लॉय जिसको कंपनसेशन रिक्वायर्ड है उसका यहाँ पर लॉस नहीं होता है. इंसॉल्वेंसी भी अगर हो रही है तो वो एम्प्लॉयर की हो रही है, लेकिन उसने जो प्रीमियम पे किया हुआ है उसके बेस पर जो इंश्योरेंस कंपनी है, या हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरर है, उससे उस पर्सन को पैसा मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है. अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं. जैसे हम देख रहे हैं कि जो इंसॉल्वेंसी या जो बाइंडअप हो रहा है कंपनी का, तो इस केस में क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, वो हमें देखना है. तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक कंपनी होती है जो कि इंसॉल्वेंसी करवाती है, जिस कंपनी को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग या फिर लिक्विडेशन. इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग या लिक्विडेशन. और एक कंपनी होती है जो इस सारी प्रोसेस को करवाती है. वो जो कंपनी है वो इस मैटर को क्लोज अप कराने का काम करती है. तो अगर कभी कोई दिक्कत आ भी जाती है इन केस ऑफ कंपनसेशन या कुछ, तो उस टाइम पर उस सारी चीज़ों की जो देख रेख है या उस मैटर को हैंडल करने की जो लाइबिलिटी होती है वो उस कंपनी की होती है जो वाइंड अप करा रही है ना. तो अगर किसी एम्प्लॉय को पैसा कम मिल रहा है या किसी तरह से उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो सारे केसेस में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कंपनी है वो यहाँ पर इस टारगेट को कंप्लीट करेगी. जो भी बैलेंस बच रहा है, जो एम्प्लॉय को दिया जाना था बट नहीं मिल पा रहा है, वो सब कुछ हैंडलिंग करने का काम ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कंपनी करेगी. ठीक है ना. अब इसमें कुछ कंडीशंस आती है. जैसे फर्स्ट कंडीशन आ रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर विथ इंश्योरर वाइड और वाइडेबल. जो एम्प्लॉयर ने इंश्योरर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए वॉइड है या वॉइडेबल है ना, वॉइड है या वॉइडेबल है. अब ये जो वॉइड और वॉइडेबल है, क्या उस कंडीशन में भी जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है. इस कंडीशन में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी किसी बात को लेकर इनके बीच में कोई मतभेद है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बात या किसी कंडीशन या कोई शर्त जो इन दोनों के बीच में नहीं क्लियर हो पा रही है, उस वजह से अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो वॉइड हो रहा है या वॉइडेबल हो रहा है, तब भी
जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनसेशन का पैसा मिलेगा। ठीक है, कंपनसेशन तब भी उनको मिलेगा क्योंकि प्रीमियम या पेमेंट हम जिसे कहते हैं वो तो ऑलरेडी पे हो चुका है, वो तो पे हो ही रहा है। ये तो किसी वजह से, किसी कंडीशन की वजह से वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका फर्क कंपनसेशन के पैसे पर नहीं पड़ता है, तो उस केस में मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आ रही है कि फेल्यूर टू एम्प्लॉयज टू गिव द नोटिस टू इंश्योरर। अगर इन केस जो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कभी कंपनसेशन दिया जाता है तो उसके लिए पहले एक नोटिस दिया जाता है, और वो नोटिस जो रहता है नॉर्मल कंडीशंस में तो वो नोटिस किसके पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा। किसके थ्रू दिया जाता है, एम्प्लॉयज के थ्रू दिया जाता है। नोटिस एंड क्लेम वाला जो पोर्शन है ना, आप उसे देख सकते हैं, वो मैंने भी बताया हुआ है, तो उसी वही चीज यहाँ पर भी है। नोटिस जो होगा वो एम्प्लॉय के थ्रू जाएगा, एम्प्लॉयर को जाएगा। बट हमें पता है कि एम्प्लॉयर जो हो चुका है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो पैसा हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा, इंश्योरर को से मिलेगा। लेकिन अगर ये इंश्योरर जो है इसके पास अगर एम्प्लॉय ने अपना नोटिस नहीं दिया, कंपनसेशन के रिगार्डिंग नोटिस नहीं दिया है, तो या हम कह सकते हैं कि वो नोटिस देने में फेल हो चुका है, तो उस केस में उसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिल सकता। उस केस में उसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो आप पैसे के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर अब आगे देखते हैं, एक चीज और है इसमें कि अगर मान लीजिए कि जब उसे पता चलता है कि मुझे ऐसा नोटिस देंगे तब उसे पैसा मिलेगा, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो जाके जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है वहां पर जाके कम से कम अपना नोटिस दे दे, या उनको वो अवेयर करा दे कि ऐसे ऐसे कंडीशन है और अब जो है वो मैंने फाइल किया हुआ है, इस तरह से वहां पर वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि अगर किसी पर्सन को हाफ मंथली पेमेंट जो है, कोई भी अगर एम्प्लॉय है, इसमें जो सारी कंडीशंस है वाइंड अप की मैं वो आपको बता रही हूँ इंसॉल्वेंसी की। तो एक कंडीशन ये भी आती है कि आपने पढ़ा होगा कि जो डिसेबलमेंट होता है वो कई बार डिसेबलमेंट जो होता है वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में क्या होता है कि हाफ मंथली पेमेंट दी जाती है ना। हाफ मंथली पेमेंट जो रहती है वो हर 15 डेज में जो है वो एम्प्लॉयज को और उसके डिपेंडेंट्स को दी जाती है। अब इस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है तो हाफ मंथली पेमेंट का जितना भी रिडीमेबल पेमेंट है वो पूरा एक लमसम अमाउंट में उसको दे दिया जाता है। बट उसके पहले भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है, और वो सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको बताता है और कमिश्नर उसको चेक करता है, और उसके बाद कमिश्नर जो रहता है वो एक प्रूफ के बेसिस पर लमसम अमाउंट जो है वो गिवन करता है उस पर्सन को जिसको हाफ मंथली पेमेंट दी जा रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है कि मान लीजिए कभी ऐसी कोई कंडीशन हो रही है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या अमलगमेशन हो रहा है उस कंपनी का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन है ना जिसमें इंश्योरर पे कर रहा है पैसा कंपनसेशन का, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि चाहे री इंजीनियरिंग हो रही हो या आपका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अमलगमेशन हो रहा हो, इन सारे केसेस में एम्प्लॉयर की इंसॉल्वेंसी नहीं है, एम्प्लॉयर के पास पैसा है, ही इज लाइक वो कैपेबल है पे करने के लिए। ठीक है ना, तो इस कंडीशंस में ये इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। वो ये सारी कंडीशंस जिसमें इंश्योरर पैसा दे रहा है ये सिर्फ तभी अप्लाई होती हैं जब ये जो पैसा है वो इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन हो चुकी है एम्प्लॉयर की उस केस में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखते हैं, कंपनसेशन टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर। कंपनसेशन टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स, ध्यान से देखिएगा कि जब किसी एम्प्लॉयर को अगर कोई पैसा देना है, ठीक है, किसी एम्प्लॉयर को अगर कोई कंपनसेशन देना है या कोई पैसा देना है, तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉयर ने पहले से ही कोई एसेट्स दिया हुआ है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, जिस एम्प्लॉय को उसे कंपनसेशन पे करना है, पहले से ही कोई एसेट दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनसेशन चार्ज होगा ना पहले उस एसेट्स पे चार्ज होगा। मतलब अगर कंपनसेशन का जो पैसा होगा पहले उस एसेट्स के ऊपर होगा, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चार्ज होगा। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो एम्प्लॉयर पे करेगा, लेकिन पहले जो अमाउंट क्रिएट किया जाएगा वो उस एसेट से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी एम्प्लॉय को बाइक दी हुई है कंपनी की तरफ से,
तो पहले अगर कंपनसेशन होता भी है तो वो बाइक का जो पैसा है या बाइसिकल हम समझ लो या बाइक समझ लो कुछ भी समझ लो, तो उससे वो पैसा पहले एक्योर्ड किया जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर जो एम्प्लॉयर जो है वो उसके बाद फिर अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो पे करेगा। ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न एज टू कंपनसेशन। आप सभी ने सुना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा ईयरली एक्सपेंसेस होता है उन सबको उसमें हम मेंशन करते हैं। सेम यहाँ पर भी वही है, रिटर्न एज टू कंपनसेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजट्स में कि जितने भी एम्प्लॉयज जिनको इंजरी हुई है या जिनके लिए कंपनसेशन पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर प्रीवियस ईयर्स में, पहले साल में, उस सब की डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन करेगा। ठीक है, उन सब की डिटेल वो यहाँ पर मेंशन करेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न एज टू कंपनसेशन। मतलब रिटर्न एज टू कंपनसेशन का सीधा सा फंडा है कि कंपनसेशन आपने किस किस को दिया है प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो इंजरी के लिए है, डेथ के लिए है ना, तो या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए है, बट जो भी आपने खर्चा किया हुआ है रिगार्डिंग द कंपनसेशन, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ये इसमें बताया गया है सेक्शन 16। नाउ अब आते हैं हम सेक्शन 17 कि सेक्शन 17 आपको बता रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन है और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है शॉर्ट नोट के रूप में। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, एक वर्कर हम जिसे कहते हैं, वो गया आपके एम्प्लॉयर के पास, है ना। उसने एम्प्लॉयर से जॉब मांगी, एम्प्लॉयर ने उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर जॉब दे दी। उस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर उसने एक पेपर साइन करवाया। उस पेपर पर उसने मेंशन कराया कि इन केस वर्किंग के दौरान अगर उसे किसी भी तरह की कोई पर्सनल इंजरी होती है या उसके साथ लाइक हम जो बोलते हैं ना अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक आपके जॉब के दौरान या फिर जॉब के प्रमाइसिस में अगर उसके साथ कोई भी घटना होती है या कोई भी इंजरी अगर उसे होती है, तो उस केस में ये जो एम्प्लॉयर है ही इज नॉट लाइबल फॉर कंपनसेशन। इस तरह का एक लेटर इसने अपने एम्प्लॉइज या जो भी वर्कर था उसके साथ में साइन करवा लिया, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयर इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ में साइन करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो रहेगा वो वॉइड रहेगा। दैट मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो आपका एक्ट बनने के पहले हो या एक्ट बनने के बाद हो, वो वर्कर को अपना हक लेने से नहीं रोक सकता। इफ लाइक ये इसका एक तरह से राइट है कि वो अपने हिस्से का कंपनसेशन ले व्हेन एवर दी रिक्वायर्ड, तो ये इसका राइट लेने से एम्प्लॉयर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं रोक सकता। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बना है तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, मतलब मान्य नहीं होगा। ये आपको बताया गया है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में। क्लियर? तो ये थे आपके टॉपिक जो आज के सेक्शन में हमें कंप्लीट करने थे। आई समझ में आए हो। तो अगर आपको समझ में आ चुका है और क्लियर है और बाकी के टॉपिक आप करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड्स देख सकते हैं, उनमें आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें आपको बाकी के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।